नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। मंच पर पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रफुल्ल साहदेव जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के संदर्भ में आप सबसे बात करने के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं अपनी बातों को आप सबके बीच। आज दो महत्वपूर्ण विषय है। और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री ने, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले, आज बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया, और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाए। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा। आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं, पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। अच्छी पहल है राज्य सरकार, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल। लेकिन वास्तविकता क्या है? झारखंड में अगर इसकी वास्तविकता की पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है, और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत या सुविधा नहीं मिल सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में
30 बेड का हॉस्पिटल मिलना मुश्किल, यानी नहीं के बराबर। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके, या गरीब अपने जहां इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहां भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने की इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों, यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता, और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल हैं जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है, जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या कि ईडी वालों ने फाइल ले गया, आप सबको ध्यान में होगा। लेकिन मैं उस पर एक विषय में कहना चाहूंगा। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा।
अगर जहां कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा मारा। तो फिर अगर वहां से ईडी ले गया तो फिर वहां फाइल क्या कर रहा था? दलाल के घर में, ईडी के घर में या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। अगर मंत्री जी का कहना ये सत्य है तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी को पहले उन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए जिन लोगों ने ऑफिस की फाइल को अपने घरों में और दराज में रखा था। और नहीं तो इस प्रकार की इधर उधर से बातें नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बात। ये लोगों को कब तक आप धोखा देंगे और ठगेंगे। तो एक तो ये विषय था मेरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है सब उनका कि हर को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ एक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। और एक विषय में जरूर, क्योंकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भैया सरना कोड सरकार लागू करे, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्योंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है, तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं।
संथाल 0.85% यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है। 2011 का सेंसस वो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके हैं। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार, अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जाहिर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह गोमा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण में क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 35% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उरांव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा बना करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि ये जो सेंसस में आपको बताया, आज से 15 साल पहले की 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरे ओर से जो विषय था मैंने आपके समझ रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और आज के विषय पर आइए। वो कल मैंने लिख दिया है चिट्ठी, आप उनसे ले लीजिएगा। हालांकि हम तो सरना को दिल से मानते हैं और जो करना होगा करेगी सरकार। लेकिन मैं कहूँगी असल जो समस्या है, आज मुंडा हो, उरांव हो, संथालो हो, खड़िया हो, आपको मैंने पूरा, आप सब लोग ये सेंसस को देख सकते हो, कोई मैंने अपने निकाला नहीं है। और ये सारे में उस समय हुआ जिस समय कोई देश में बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। मैं वो आंकड़ा आपके समझ मैंने थोड़ा सा रखा। बैठे हुए हैं, सरकार उसी के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वो मिलीभगत आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हमने तो कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। तभी सरना तभी बचेगा जब लोग ईसाई नहीं बनेंगे। जब ईसाई बन जाएगा मुंडा, ईसाई बन जाएगा संथाल, ईसाई बन जाएगा उरांव, फिर सरना बचेगा कहाँ? और दूसरी बात, सरना के साथ आप ये क्लॉज लगा सकते हैं जो एससी के लिए लागू है कि सरना धर्म को हम दे रहे हैं, शर्त ये रहेगा कि जो, अरे वो बात का चीज है, वो यहाँ की चीजें नहीं है ना। हमने तो यहाँ सरकार जो कर रही है उसके बारे में। क्या डिलिस्टिंग?
इधर एक तरफ जो आंदोलन डीलिस्टिंग की मांग को लेकर, ठीक है, डीलिस्टिंग कैसी, इस पे कोई ताल्लुकात नहीं है विषय। आज पलामू में फिर से देर रात नक्सल एनकाउंटर हुआ, ये लीगल पुलिस किया गया, लगातार काम कर रहे हैं, सब बताए चीजें मैंने तो पहले उसका बता चुका, फिर बताऊंगा, आज तो इतना ही रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।